why employees are interested in the financial statements of their employer. Employees क्यों किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं? मैंने आपको स्टेक होल्डर्स बनाए, स्टेक होल्डर्स कस्टमर एंड गवर्नमेंट कराई थी मैंने आपको पढ़ा है आपको स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स? जो किसी भी कंपनी से इफेक्ट होते हैं या कंपनी को इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, अकाउंटिंग में क्या मतलब होता है स्टेक होल्डर्स का कि हर वो बंदा जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट ले रहा होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों देखना चाहता है। अब ये बताएं एम्प्लॉइज देखना चाहते हैं, अगर आप एम्प्लॉय आपकी कंपनी डूब रही हो, लॉसेस में जा रही हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जॉब सर्च करना शुरू कर देंगे। जब ये मुनार वाला वाकया हुआ था तो सबसे पहले मुनार के एम्प्लॉइज ने क्या किया होगा? उनको पता चल गया होगा कि आप स्टेबल नहीं रहेगा बिजनेस, कल को डूब जाएगा, कल को बंद हो जाएगा, तो उन्होंने क्या कर दिया था? जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दी थी। उसी तरह वो कहते हैं नंबर 1 देखिए, टू कंपेयर द बिजनेस विद हिज कॉम्पिटिटर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन वन ऑफ दोस कॉम्पिटिटर्स व्हिच टू। दो ऑप्शंस मांगे गए हैं। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप किस कंपनी जाना पसंद करेंगे? इस कंपनी में, दूसरी कंपनी में जो ज्यादा बेहतर है कॉम्पिटिटर, जो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है। तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। नंबर 2, टू असेस द इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑन द लोकल इकोनॉमी, कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट। एम्प्लॉय कहते हैं एनवायरनमेंट चाहे भाड़ में, हमें एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी जॉब से मतलब है। तो बी तो नहीं हो सकता, वरना एम्प्लॉय कोई लोकल कम्युनिटी या एनवायरनमेंट का ख्याल रखने लग रहे हैं। सी, टू असेस वेदर द बिजनेस विल कंटिन्यू इनटू द फोरसीबल फ्यूचर। ये भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट रेलेवेंट देखिए बी, टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन इट। एम्प्लॉइज इन्वेस्ट नहीं करते, वो शेयर होल्डर कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर को पता है ना आप लोगों को, तो क्या डी हो सकता है? नहीं, डी तो नहीं है। तो कौन सा रेलेवेंट है? ए एंड सी। वो देखना चाहते हैं क्या फोरसीबल, यानी फ्यूचर में ये कंपनी चल सकेगी या नहीं। अगर नहीं चल सकेगी तो क्या करेंगे? जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। नंबर 32, which of the following user groups require the most detailed financial information from financial statements? इनमें से कौन से ऐसे बंदे हैं जिनके अरबों करोड़ों रुपए आपकी कंपनी में लगे हुए होते हैं, जो डिटेल में आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहते हैं? द मैनेजमेंट? नहीं, मैनेजमेंट का होता है स्केल, लेकिन इतना नहीं जितना जिस बंदे ने पैसा लगाया होता है। द इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? जो करना चाहते हैं। पोटेंशियल मींस इंटेंडेड। इंटेंडेड का वर्ड निकला है इंटेंशन से, यानी वो बंदे जिनकी इंटेंशन है इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप अपना 1 लाख कहीं पर इन्वेस्ट करें तो आप बार बार कॉल करेंगे, सर क्या हालात है, क्या हुआ, हमारे पैसे का डबल हुए, ट्रिपल हुए या नहीं। तो जिस बंदे ने ज्यादा पैसा लगाया हुआ होता है उसकी ज्यादा उसमें स्टेक होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, बी का। Number 33, which of the following explain why lenders are interested in financial statements of a business? Lenders का मतलब होता है वो बंदे जिन्होंने आपको कर्जा दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कर्जा दें तो आप सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? क्या आया, ये मुझे हर साल इंटरेस्ट दे सकता है या नहीं? क्या ये मुझे वक्त पर ये 5-6 लाख दे सकता है या नहीं? अगर आपको ये जानना है, अगर किसी बंदे को ये जानना है कि कंपनी इंटरेस्ट की पेमेंट कर सकती है या नहीं, तो सबसे पहले वो कंपनी की क्या चीज देखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। कल मुझे याद कराएं, मैं आपको स्टेक होल्डर्स अकाउंटिंग के जरिए में कराऊंगा। अगर आपने किसी को कर्जा दिया तो सबसे पहले लेंडर्स, आप लेंडर से समझो, आपने कर्जा दिया है तो आप क्या जानना चाहेंगे कि आया कोई बंदा आपको वक्त पर इंटरेस्ट और लोन की रीपेमेंट कर सकता है या नहीं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, लेंडर्स वांट टू असेस द एंटिटीज कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे लोन ऑन टाइम। नंबर 34, हु इज रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द कंपनी? ये बाय लॉ है कि कंपनी के हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना सकेंगे? डायरेक्टर। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट या जस्ट अकाउंटेंट जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती, एबिलिटी नहीं हो सकती है कि वो इतनी डिटेल में समराइज चीज़ों को कर सके। डायरेक्टर्स एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होती हैं, तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कंपनी के लिए बाय लॉ कानूनी तौर पर उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? कौन बनाएगा? ओनली जस्ट डायरेक्टर्स। तो ऑप्शन आएगा सी। नंबर 35, हु इज रिस्पांसिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में 2 या 3 से ज्यादा बंदे होते हैं। ऐसा ही है, पूरी पब्लिक आवाम ने पैसा उन्होंने लगाया हुआ होता है, कुछ लोगों ने पैसा लगाया हुआ होता है। तो कुछ लोगों ने जब पैसा लगाया होता है तो नुकसान हो भी जाए तो कुछ लोगों का होगा। कंपनीज में क्या होता है? कंपनीज में तो अवाम नास लगाया हुआ होता है, तो इस वक्त फिर इतने लाखों हजारों लोगों का नुकसान
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे। आप किसी भी जाकर देख लें, गूगल पे सर्च कर लें, किसी भी बड़ी कंपनी का मल्टीनेशनल कंपनी का देख लें, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए होंगे। क्यों दिए होंगे? आप तो आम बंदे हैं, आप उनको देते हैं ताकि आप उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के इन्वेस्ट कर सके। ऐसे ही है, तो अगर आपने किसी कंपनी के बारे में जानना है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? SOCI और SOFP। SOCI में एंड क्या चीज़ निकलती है? प्रॉफिट। प्रॉफिट से आपको मतलब है जिस कंपनी का प्रॉफिट जितना ज़्यादा उतना बेहतर होगी वो कंपनी। और SOFP में क्या देते हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। एसेट्स जितने ज़्यादा मैंने आपको बताए थे उतने बेहतर, लायबिलिटीज जितनी कम उतनी बेहतर, कैपिटल जितना ज़्यादा उतना बेहतर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब पार्टनरशिप में जो कि थोड़े से बंदे होते हैं तो ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पार्टनरशिप के लिए कोई भी बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता है। देयर मे बी नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप अदर देन फॉर टैक्स पर्पस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। कंपनी के लिए डायरेक्टर्स का होना लाजमी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, और पार्टनरशिप के लिए आपके पास कोई भी बंदा बना सकता है, ऐसा रिक्वायरमेंट ऑब्लिगेशन नहीं। नंबर 36, which one of the following not an external user of financial statements? एक्सटर्नल का मतलब है इनमें से कौन सा इंटरनल बंदा है? लेंडर, लेंडर तो सप्लायर होता है, बाहर का बंदा। इन्वेस्टर, वो भी बाहर का ही होता है। कस्टमर, वो भी बाहर का बंदा है। मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज अपने इंटरनल बंदे होते हैं, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, डेल्टा। Number 37, which of the following not an internal user of financial statements? Not an internal means external कौन सा वाला है? Employees internal, management internal, supplier is external, और B executive directors आपके पास internal होते हैं। मे भी आप ITB में पढ़े EDs और NEDs, कोई आइडिया है? Executive directors पढ़ लिया, कौन होते हैं EDs? Executive directors जो डे टू डे ऑपरेशंस को संभाल रहे होते हैं, डिसीजन भी लेते हैं, कंपनी में रोजाना आते भी हैं, सैलरीज भी लेते हैं, ऐसे एज एम्प्लॉय होते हैं। और एनईडीज कौन होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। हाँ जी, आप उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की निगरानी के लिए करते हैं, सुपरवाइज करने के लिए, क्योंकि फ्रॉड कर सकते हैं ईडी। सारा काम किसके जिम्मे में होता है? फ्रॉड ज़्यादा कौन कर सकता है? डायरेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर की बोनसेस होते हैं। सर आपने नहीं सुना कि अगर इस साल का प्रॉफिट कितना बढ़ गया तो डायरेक्टर को हम इतना बोनस देंगे? तो इस बोनस के चक्कर में कंपनी गलतियां कर सकती, जानबूझ के एरर, फ्रॉड्स। कभी आपने सुना था ऑडिट क्यों किया जाता है? वैसे ऑडिट क्यों किया जाता है? एक कंपनी कहती है मेरे 23 मिलियन प्रॉफिट आया है, तो क्या आपसे हर बंदा होगा इस चीज को वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? ऑडिट करवाएंगे। तो ऑडिट का मतलब है आप उन गलतियों को निकालते हैं। ऑडिट फर्म्स क्यों बनाई जाती हैं? ताकि वो कंपनीज को ऑडिट करें, वहां से पता चल सके आया डायरेक्टर सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो इसलिए ईडी ज़्यादा फ्रॉड कर सकते हैं। तो ईडीज को रोकने के लिए कौन आते हैं? एनईडीज आते हैं, जो उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, जो उनको देख रहे होते हैं, उनके काम पे निगरानी रख रहे होते हैं कि आया ये सही काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें कौन सा वाला एक्सटर्नल बंदा है? सप्लायर, ऑप्शन सी। 38 वाला फिर आप छोड़ देंगे, जो छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, ये हिस्टोरिक कॉस्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट की मैं आपको कल करूँगी। 39 पर एंड इक्विटी विद 31st दिसंबर ईयर एंड, जो छुड़वा रही हूँ बताएंगे, हैज बॉट अ मशीन फॉर 1 मिलियन। आप गाड़ी लीज पर लेते हैं बैंक से? आप गाड़ी बैंक से लीज पर लेते हैं? गाड़ी आपके पास तो आ जाती है ना। कभी आपने सुना बैंक देना जब 5 साल की इंस्टॉलमेंट पूरी हुई तब जब गाड़ी लेना, वो क्या करते हैं? पहले से आपको गाड़ी दे देते हैं जैसे 60, 70, 80 लाख की हो, उसके बाद एक डाउन पेमेंट लेते हैं, एडवांस पैसे कुछ लेते हैं, तो उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। अब आपने मशीन कितनी की है? 1 मिलियन की, 10 लाख, और डाउन पेमेंट आपने उस टाइम कितनी की? 2 लाख पे कर दिए, और बाकी 8 लाख का पे करेंगे आफ्टर अ मंथ। द ट्रांजैक्शन हैपेंड ऑन 15 दिसंबर। आप मुझे ये बताएं सबसे पहले, क्या आपके पास कोई एसेट बढ़ा या कम हुआ? A is equals to C plus L, ऐसा है। मशीन आपके पास बढ़ गई कितने रुपीस की? प्लस 1 मिलियन। कैश है आपके जेब से कितना? माइनस 200,000। लैख नहीं करना, लैख आप पाकिस्तान से ले रहे हैं। प्लस 100,000 माइनस 200,000 क्या है? प्लस 800,000 इज इक्वल्स टू, कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे ही है। क्या आप पर कर्जा है?
liabilities increased by 800,000 while cash is decreased by 200,000. Option C. MCQ number 40. MCQ number 40 क्या होता है? Purchase of machinery for cash. A is equals to C plus L. आपने मशीन खरीदी, कोई भी फिगर दे रहे प्लस 300,000 और कैश दिया और कैश माइनस एक एसेट बढ़ गया एक एसेट कम तो नेट फैक्टर है तो टोटल एसेट्स रिमेन अनचेंज। एक एसेट बढ़ा दूसरा एसेट कम हो गया तो टोटल एसेट्स रिमेन अनचेंज। ऑप्शन डी डेल्टा। नंबर 41 करें सर। The investment of cash into the business results in an ऑनर आया बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया क्या होगा? कैश इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज तो ऑप्शन आएगा बी बीटा। नंबर 42 सर्विसेज डेबिट फॉर कैश विल रिजल्ट इन आपने सर्विसेज दी प्रोवाइड की और बदले में कैश दिया तो इनकम बढ़ गई आमदनी में इजाफा हुआ इनकम इंक्रीज तो कैपिटल इंक्रीज और कैश मिला कैश भी इंक्रीज तो इंक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज इन फी अर्न। ऑप्शन बी बीटा। नंबर 43 ये क्लियर है 42 वाला। नंबर 43 one of the local fast food outlet hired a first year accounting student to oversee the cash collection procedure. When the firm pays the student his weekly wage, the transaction will आपने एक फर्म में पे कर दिया पे स्टूडेंट को जैसे आप इंटर्नीज हैं जब आप फर्म में जाएंगे आपको जब फर्म वाले पे करेंगे स्टाइपेंड तो वो क्या डबल एंट्री करेंगे एक्सपेंस है उनके लिए वेजेस सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज तो कैपिटल डिक्रीज और कैश उनकी जब चला गया तो कैश भी डिक्रीज तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन बी डेल्टा। इक्विटी मींस कैपिटल कैश भी कम और कैपिटल भी कम ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपेंस। ये करवाऊं मैं टॉपिक पेशेंट के थ्रू या समझ आ रही है? एक चीज याद रखें एमसीक्यूज करते हुए आप पूछेंगे ये दोबारा बता रहे हैं सारे बच्चे यहाँ पर एक जैसे नहीं कोई स्लो लर्नर है कोई जल्दी स्लो पे करता है तो अगर दूसरों को देख के आप खुद ये करेंगे अच्छा बाकी सबने आंसर दे दिया मैं रह गया या रहने के लिए आपकी बेवकूफ़ी है आपने यहाँ पर पैसे दिए हुए आप यहाँ पर पूछ सकते हैं तो इसीलिए शर्माने की आपको खत की जरूरत नहीं है आप यहाँ पर पूछेंगे एंड के लिए नहीं छोड़ेंगे। नंबर 44 Q की कंपनी records the transaction as a debit to consultant expense of 500,000 expense debit हो रहा है and equivalent credit to accounts payable और payable क्या हो रहे हैं credit हो डबल एंट्री करके लिए consultant expense debit 500,000 और payable credit 500,000। वो कहता बताओ इस डबल एंट्री का मतलब क्या? उसने आपको बोला है डेबिट हो रहा है कंसल्टेंट एक्सपेंस और क्रेडिट हो रहा है पेबल तो इसका मतलब बताओ व्हाट वुड बी इंपैक्ट ऑन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एक्सपेंस का बढ़ना कैपिटल का क्या होगा कैपिटल का कम और पेबल ज्यादा हो रहा है तो लायबिलिटी क्या होगी ज्यादा तो ऑप्शन आएगा सी इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी। वैसे घर में आपको ये करना चाहिए था 30 के ऑनर्स
ताकि अब आपको भी आसानी हो। Number 45. Which of the following will cause owner's equity to increase? Revenue यानी sales, income increase तो capital increase. Option A. ये आप depreciation जब PPE वैसे पढ़ेंगे, property plant and equipment उसमें पढ़ेंगे। अभी depreciation सबको ताल्लुक नहीं है, इस पूरे आपके